हेलो स्टूडेंट्स, प्रोटीन संश्लेषण के दूसरे भाग में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोटीन संश्लेषण की दूसरी अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसलेशन। पहली जो क्रिया थी उसको हम अनुलेखन कहते हैं, जिसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, और ये दूसरी अभिक्रिया है जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक परिभाषा अगर हम इसकी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? एमआरएनए में स्थित आनुवांशिक सूचना का अनुवाद अमीनो अम्लों के निश्चित क्रमों के रूप में होना, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन का निर्माण होता है, रूपांतरण कहलाता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट इन एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द sequence of amino acids and to synthesize proteins. It is called translation. तो इसमें जो है आप जानते हैं कि mRNA के अंदर जो क्षारों का क्रम है, जो कि उसको DNA के द्वारा मिला है, वो ट्रांसक्रिप्ट के रूप में उसके अंदर सुरक्षित रहता है, और वो क्षारों का क्रम ही अमीनो अम्लों के क्रम की एक गुप्त भाषा होती है, एक कोडेड लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज का अब अनुवाद यहाँ पर किया जाता है, और उसका अनुवाद होने के कारण फिर अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और अमीनो अम्लों के आपस में इस तरह से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये रूपांतरण होता कैसे है। बच्चों, इससे पहले कि हम देखें कि इसका रूपांतरण कैसे होता है, इसके लिए जो आवश्यक घटक होते हैं, रूपांतरण के, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आवश्यक घटक क्या है? सबसे पहले तो एमआरएनए इसके लिए आवश्यक है। अगर एमआरएनए नहीं होगा तो फिर एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे जो है उसका अनुवाद हो सकेगा? तो एमआरएनए तो लाजमी है। दूसरा जो यहाँ पर आवश्यक होता है राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। राइबोसोम में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो आरएनए होता है, दूसरा जो है प्रोटीन्स होती हैं। ये दोनों मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, और राइबोसोम जो है दो तरह के पाए जाते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी जो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हम 70S प्रकार के राइबोसोम भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम 80S प्रकार के राइबोसोम भी कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ये दो इकाइयों में बटे होते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम 50S और 30S प्रकार में बटा होता है। इसी तरह से 80S प्रकार का जो यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है वो 60S और 40S में बटा होता है। तो इस तरह से इसकी दो यूनिट होती हैं, ये छोटी यूनिट ऊपर वाली और ये बड़ी यूनिट। अब यहाँ पर ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक तरह का ये वर्किंग चेयर है, वर्किंग बेंच। ये वर्किंग बेंच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, क्योंकि जो एमआरएनए है वो एमआरएनए से ये संलग्न होती है। ये राइबोसोम जो है, प्रत्येक राइबोसोम एमआरएनए से संलग्न होता है, और एमआरएनए को एक आधार या वर्किंग बेंच उपलब्ध कराता है, और इस तरह से फिर वहाँ पर इस वर्किंग बेंच पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से। और इसके अंदर जो ये आरएनए पाया जाता है, ये आरएनए जो है एक तरह का उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, जिसको हम राइबोजाइम के नाम से भी कहते हैं। राइबोजाइम एक तरह का आरएनए का उत्प्रेरक का रूप है, और ये राइबोजाइम जो कि इस राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, वो जो है एमआरएनए के साथ जो है संबंध स्थापित कर यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण को अंजाम देने का कार्य करता है। तो ये तो राइबोसोम के बारे में आपने जाना, जो कि आवश्यक होता है इस ट्रांसलेशन में। राइबोसोम के अतिरिक्त यहाँ पर एक और टीआरएनए की स्पीसीज़ की आवश्यकता, एक और आरएनए की स्पीसीज़ की आवश्यकता होती है, जिसको हम टीआरएनए के नाम से जानते हैं। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, जो मैंने पूर्व में आपको अपने लेक्चर में बताया था, इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, और अंतरण आरएनए भी इसको हम हिंदी में कहते हैं। अभी ट्रांसफ़र किसका करता है, क्यों उसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं? ये ट्रांसफ़र करता है
अमीनो एसिड का, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स को ये लेके आता है। प्रत्येक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार का अमीनो एसिड होता है। ये कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर तो अनुलेखन हुआ था, अब एमआरएनए बाहर आ गया है, ये एमआरएनए बाहर आ गया है। अब एमआरएनए के बाहर आने के बाद जो कच्चा माल है प्रोटीन का कच्चा माल क्या है? अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स जो है कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े हैं, कोशिका द्रव्य में चारों तरफ जो है ये अमीनो एसिड्स बिखरे पड़े हैं, जो संख्या में 20 प्रकार के होते हैं। संख्या तो इनकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन इनके प्रकार 20 होते हैं। तो ये अमीनो एसिड कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े हैं। एमआरएनए भी कोशिका द्रव्य में आ गया है, लेकिन अब इन अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करके लाना है, इनका ट्रांसफ़र होना जरूरी है। तो इन अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करने का कार्य करता है कौन? टीआरएनए। टीआरएनए इन अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करता है, उनको एकत्र करके एक एक कर एक अमीनो एसिड को एक टीआरएनए लेके आता है और यहाँ एमआरएनए के पास लेके आता है। दूसरा, फिर दूसरा टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा। प्रत्येक अमीनो एसिड का एक विशिष्ट टीआरएनए होता है। एक टीआरएनए ही एक विशिष्ट प्रकार के अपने अमीनो एसिड को छांटता है, उसे लेके आता है और यहाँ तक पहुँचाता है। ये सब क्रियाएं जो है क्रम से होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी टीआरएनए अमीनो एसिड यहाँ पे ले आएंगे, पहले एक टीआरएनए ले आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। इस तरह से जो है टीआरएनए यहाँ पर जो है अनुकूलक अणु के रूप में भूमिका निभाता है। अनुकूलक अणु या एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में ये भूमिका निभाता है, क्योंकि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था, टीआरएनए में जो 4 भुजाएं होती हैं, उन 4 भुजाओं में बड़ी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। ये वाली जो भुजा है इसकी, इसमें अमीनो एसिड जुड़ता है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भुजा है इसको हम जो है एंटीकोडोन भुजा कहते हैं। इस एंटीकोडोन भुजा में एमआरएनए का उल्टा कोड होता है। एंटी यानी उल्टा, जो एमआरएनए के अंदर कोड होगा उसका उल्टा होगा। जैसे कि अगर जो है एमआरएनए के अंदर कोड है यूएजी, तो यूएजी का उल्टा कोड यहाँ पर होगा। यू का उल्टा हो गया ए, और ए का उल्टा हो गया यू, और जी का उल्टा हो गया सी। तो ए यू सी यहाँ पर एंटी कोड के रूप में होगा और वो फिर जो है इस एमआरएनए से जुड़ेगा। इस तरह से एंटी कोड जुड़ता है एमआरएनए के कोड से, और उस वजह से एमआरएनए से टीआरएनए चिपक जाता है। तो एक तरफ तो ये एमआरएनए से चिपकने का कार्य कर रहा है, उससे संलग्न हो रहा है, दूसरी तरफ ये उठा के ला रहा है अमीनो एसिड को। इस तरह से ये अडेप्टर की भूमिका निभाता है, अनुकूलक अणु की ये भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 3 कंपोनेंट्स, 3 घटक हैं जो अनिवार्य रूप से इस रूपांतरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, एमआरएनए, राइबोसोम और टीआरएनए। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इसमें भूमिका निभाते हैं। कोई भी जैविक क्रिया वस्तुतः बगैर एंजाइम के संपादित नहीं हो सकती है। वो एंजाइम क्या हैं उनके डिटेल में आप सीनियर कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं। रूपांतरण के विभिन्न चरण। अपेक्षाकृत ये जटिल अभिक्रिया है और सरलता से इसको पढ़ने के लिए 4 चरणों में हम बांट सकते हैं। पहला चरण इसका कहलाता है अमीनो अम्लों का सक्रियकरण एवं टीआरएनए का आवेशीकरण। ये इसकी सबसे पहली स्टेप होती है कि अमीनो अम्लों को पहले सक्रिय किया जाता है या उसको एक्टिवेशन किया जाता है। सक्रियकरण यानी एक्टिवेशन, और आवेशीकरण यानी चार्जिंग। एक्टिवेशन होता है अमीनो अम्लों का और चार्जिंग होती है टीआरएनए की। तो पहले अमीनो एसिडों का सक्रियकरण होगा, उसके बाद जो उनका आवेशीकरण होगा, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा चरण होता है इसका प्रारंभन यानी इनिशिएशन, जिसमें कि सबसे पहला जो है अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ता है। तीसरा होता है दीर्घीकरण,
या जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन, और चौथा और अंतिम जो इसका चरण होता है उसको हम कहते हैं समापन या टर्मिनेशन। इस तरह से इसको हम सुगमता से अगर पढ़ना है तो 4 चरणों में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं कि उसमें क्या होता है। स्टेप नंबर 1 में जो है 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला हो रहा है अमीनो एसिड का सक्रियकरण या एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्यों होता है? ये अमीनो एसिड निष्क्रिय रूप में कोशिका द्रव्य में पड़े होते हैं और इनको जो है टीआरएनए से संबद्ध होने के लिए एक तरह के एक्टिवेशन की आवश्यकता होती है और इनको एक्टिवेशन दिया जाता है एंजाइम की सहायता से, एटीपी के द्वारा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। तो हर एक अमीनो एसिड जो है जुड़ जाएगा एटीपी से और यहाँ पे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये प्रत्येक अमीनो एसिड को एटीपी से जोड़ता है और उससे फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स या एक जो है जटिल तंत्र यहाँ पर बनता है, उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एएमपी क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 फॉस्फेट के बॉन्ड यहाँ पर पायरोफॉस्फेट के रूप में अलग हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला कहलाता है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। अब जो कंपाउंड यहाँ पर बना है यही जो है अब अमीनो एसिड का जो एक कंपाउंड बना है जिसमें कि जो है इसका सक्रियकरण हो गया है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अब जो है जुड़ेगा टीआरएनए से। तो दूसरा चरण मैंने बताया था टीआरएनए का आवेशीकरण या उसका चार्जिंग। आवेशीकरण अब इसी के जुड़ने से होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अब जुड़ेगा किससे? टीआरएनए से। टीआरएनए से इस कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से अब जो है टीआरएनए जुड़ जाएगा अमीनो एसिड से। टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा और इस तरह से अब पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके उसको जो है अटैच करेगा अपनी भुजा से और इस तरह से अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। तो बच्चों ये पहले चरण में आपने देखा कि 2 अभिक्रियाएं हुई। पहले अमीनो एसिड का सक्रियकरण हुआ और दूसरा टीआरएनए का आवेशीकरण या चार्जिंग हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था प्रारंभन। प्रारंभन में क्या होता है आगे देखते हैं। प्रारंभन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन भी इसको अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। पहला चरण इसका कहलाएगा mRNA से राइबोसोम की छोटी इकाई का जुड़ना। ये जो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। तो यहाँ पर हम mRNA बनाते हैं। ये mRNA है, इसके अंदर ये सीक्वेंस है जो कोड के रूप में काम आएंगे। mRNA का जो दिशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है। तो अब इससे जो है जो प्रथम इसका कोड होगा जो कि इनिशिएशन कोड होगा या प्रारंभिक कोड होगा। प्रारंभिक कोड आप जानते हैं 2 होते हैं, एक UAG और दूसरा होता है GUG। UAG से जो है रूपांतरण की शुरुआत होती है, प्रारंभन होता है, और वैसे ही GUG के द्वारा होता है, या तो UAG के द्वारा या GUG के द्वारा। तो यहाँ पर हम प्रथम कोड लिखते हैं जो यहाँ पर प्रथम कोड जो होता है वो AUG होता है, AUG होता है प्रथम कोड और दूसरा होता है GUG। इसको शॉर्ट में हम अग-गग कहते हैं। तो AUG या GUG जो ऐसे कोड हैं
जिसको हम प्रारंभन कोडोन भी कहते हैं। तो प्रारंभिक कोड यहां पर AUG मैं लिख लेता हूं, ये mRNA है। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि mRNA से जो है राइबोसोम की छोटी यूनिट जुड़ गई, और छोटी यूनिट है उसकी 30S। अगर मैं प्रोकैरियोटिक रूपांतरण की बात करूं तो छोटी यूनिट है उसकी 30S यूनिट उसकी यहाँ पर जुड़ गई। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि tRNA का अपने अमीनो अम्ल लेकर आना व प्रतिकोडोन भुजा द्वारा mRNA के कोड से संलग्न होना। अब इसके बाद जो है, जब यहाँ पर ये छोटी यूनिट आ गई है राइबोसोम की, उसके बाद अब tRNA यहाँ पर आएगा, और tRNA जो है अपनी प्रतिकूट भुजा से, यानी एंटीकोडोन वाली जो उसकी भुजा है उसके द्वारा यहाँ पर जुड़ेगा। एंटीकोडोन में उसका कोड क्या होंगे? AUG के कॉरस्पॉन्डिंग कोड होंगे। यहाँ पर कोड होंगे उसके, A का कॉरस्पॉन्डिंग पूरक कोड जो होगा वो होगा U का होगा A और G का होगा C, यानी उसकी प्रतिकूट भुजा में, एंटीकोड भुजा में UAC नाम का सीक्वेंस होगा क्षारों का। अब जो है ये उसकी अन्य भुजाएं हैं, ये दूसरी भुजा है, और ये है उसका अमीनो एसिड। यहाँ पर उसका अमीनो एसिड है जुड़ा हुआ, और अमीनो एसिड यहाँ पर जो प्रथम अमीनो एसिड होता है जो कि AUG से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं मीथियोनिन, शॉर्ट में उसे लिखते हैं हम MET। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से इसकी स्टेप नंबर 2 हुई। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में अब इसमें जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। राइबोसोम की बड़ी इकाई का छोटी इकाई से संलग्न होकर पूर्ण राइबोसोम बनाना, ये इसकी स्टेप नंबर 3 हो गई। तो इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से अब राइबोसोम की बड़ी यूनिट भी यहाँ पे पहुँच गई है, जो होगी 50S की नाम से। तो इसलिए हमने देख लिया इस तरह से कि किस तरह से प्रारंभन जो है 3 चरणों में पढ़ा जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि आप जो है पिछले संदर्भ से आगे के संदर्भ को जोड़ें। स्टेप नंबर 3 था दीर्घीकरण या इलोंगेशन। दीर्घीकरण या इलोंगेशन। अब इसमें जो है अमीनो एसिड जो है आपस में चेन के रूप में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन का बनना प्रशस्त करते हैं। तो इससे आगे की कहानी अब क्या होगी? दीर्घीकरण में सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे इसका। राइबोसोम का mRNA में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में आगे बढ़ना। अब जो राइबोसोम यहाँ पर बना है, ये राइबोसोम अब एक कोड को तो पढ़ चुका है, अब ये आगे इससे बढ़ना प्रारंभ होगा। तो आगे इससे बढ़ना प्रारंभ होगा तो अब चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। मैं बना देता हूँ यहाँ पर।
अभी राइबोसोम यहाँ था, अब एक कोड आगे खिसक जाएगा, ये इसकी 30s यूनिट है और ये इसकी 50s यूनिट है, और इससे ये पुराना वाला टीआरएनए अभी जुड़ा हुआ है। ये AUG यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन था, और सपोज जो दूसरा कोड यहाँ पे UCU है, UCU नाम का यहाँ पे दूसरा कोड आया, ये टीआरएनए में यहाँ पर बना देता हूँ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड है UAC, और यहाँ पर इसकी ये भुजाएं हैं, और ये यहाँ पर मीथियोनिन नाम का अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसे हम MAT से प्रदर्शित करते हैं। अब ये राइबोसोम आगे की ओर खिसक गया है 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर, और नेक्स्ट कोड यहाँ पर है UCU। अब UCU कोड को कौन जो है पढ़ेगा, कौन सा टीआरएनए पढ़ेगा जिसमें इसका पूरक एंटी कोड होगा। पूरक एंटी कोड कौन सा होगा, इसका पूरक एंटी कोड होगा U का होगा पूरक A, C का होगा G और U का होगा A। यानी जिस टीआरएनए में एंटी कोड में AGA नाम का एंटी कोड होगा, वो टीआरएनए ही यहाँ पर संलग्न होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। और UCU का जो एंटी कोड वाला जो टीआरएनए है, वो जिस अमीनो एसिड को लेके आएगा वो होता है सिराइन। सिराइन नाम का अमीनो एसिड वो लेके आएगा, SER। तो ये था आपका जो मैंने लिखा है कि राइबोसोम का mRNA में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में आगे बढ़ना। दूसरा मैं लिखूंगा दूसरे टीआरएनए का अपने पूरक कोड द्वारा mRNA से संलग्न होना। ठीक है, अब इसके पश्चात ये आपने देख लिया कि ये दूसरा टीआरएनए यहाँ पर आ गया है अपने कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को लेके। अब तीसरा क्या होगा कि अब ये वाला जो पहला वाला टीआरएनए है, इसने अपने अमीनो एसिड को अब जोड़ना है इस अमीनो एसिड से, यानी यहाँ पर अब ये पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसका हम चित्र बनाते हैं। ये टीआरएनए अपने अमीनो एसिड को मुक्त कर देगा और जुड़ जाएगा, पहला वाला अमीनो एसिड जुड़ जाएगा दूसरे वाले अमीनो एसिड से। तो पहला वाला अमीनो एसिड था मेथियोनिन, वो जुड़ गया सिराइन से, और इसको बीच में जोड़ने का कार्य किया है पेप्टाइड बॉन्ड ने। ये पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बन गया। इसके लिए भी एक एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज की आवश्यकता होती है। अब ये टीआरएनए यहाँ पर खाली हो गया। इस टीआरएनए के यहाँ पर खाली होने के बाद अब ये टीआरएनए यहाँ से निकल जाएगा। ये अब जो है दोबारा दूसरे अमीनो एसिड को लाने के लिए प्रस्थान करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसको हम निकालते हुए यहाँ पर दिखाते हैं। ये अब जाने लग गया, दूसरा लोड लेने के लिए अमीनो एसिड का अब ये जाने लग गया। तो हम इसको लिखेंगे पहले अमीनो अम्ल का दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाना, वह पहले टीआरएनए का मुक्त होकर प्रस्थान करना। पहला टीआरएनए मुक्त होकर अब प्रस्थान करेगा दोबारा अमीनो एसिड को लोड करने के लिए। तो ये हमारा दीर्घीकरण वाली जो स्टेप है, इसी तरह से क्रमशः आगे बढ़ती रहती है जब तक कि टर्मिनेशन वाली स्टेज नहीं आती है। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपनी लास्ट स्टेज को, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन या समापन।
समापन या टर्मिनेशन यानी इसका मतलब है कि अब ये रूपांतरण की अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो दीर्घीकरण के द्वारा राइबोसोम इस कोड से यहाँ गया, फिर इधर और फिर इधर। अब लास्ट में उसको मिलेगा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन यानी रोध प्रकूट जिसे हम कहते हैं, रोध प्रकूट यानी जो इस प्रक्रिया को रोकने का काम करेंगे। रोध प्रकूट 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। इनको हम नॉनसेंस कोड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड की पहचान नहीं करते हैं। इनके द्वारा किसी भी अमीनो एसिड को पहचाना नहीं जाता है, इसलिए इनको हम नॉनसेंस कोड भी कहते हैं। तो ये इन तीनों कोड में से अगर जो भी कोड यहाँ पर होगा, तीनों में से कोई एक भी, तो वो इस अभिक्रिया को यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा या स्टॉप कर देगा। तो सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं कोड के रूप में UAA। राइबोसोम आगे बढ़ा, इस कोड का अमीनो एसिड आया। राइबोसोम आगे बढ़ा, इस कोड का अमीनो एसिड आया। राइबोसोम आगे बढ़ा, इस कोड का अमीनो एसिड आया। इस तरह से यहाँ पर कई अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले गए। अब इसके बाद जैसे ही राइबोसोम की यूनिट जो है यहाँ पर आएगी, ये छोटी यूनिट और ये बड़ी यूनिट 50S और 30S, और यहाँ पर अब कोई भी tRNA नहीं आएगा। इससे पहले का tRNA यहाँ पर होगा जिसमें उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कोड होगा और कॉरिस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड होंगे जो कि चेन के रूप में आपस में जुड़ चुके होंगे। ये इतनी लंबी चेन बन गई। अब जैसे ही जो है यहाँ पर ये पहुँचेगा राइबोसोम, तो यहाँ पर स्टॉप कोड की वजह से अब अगला tRNA यहाँ पर नहीं आएगा और ये प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं समापन। इसे यहाँ पर लिखकर मैं आपको समझाता हूँ। राइबोसोम समूह के mRNA के 3 प्राइम छोर पर स्टॉप कोडोन वाले हिस्से पर पहुंचने पर अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के जुड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है। वह अब तक बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होकर निकल जाती है। राइबोसोम समूह के mRNA के 3 प्राइम छोर पर स्टॉप कोडन वाले हिस्से पर पहुंचने पर अमीनो अम्लों के जुड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है और अब तक बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होकर निकल जाती है। अब तक ये बनी है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, सपोज इसमें 4 अमीनो एसिड है। हालांकि अमीनो एसिड सामान्यतः इससे बहुत अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर केवल 4 ही अमीनो एसिड बनाए हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बन गई है, अब ये यहाँ से अलग हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी और अपने डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर अब जैसे ही ये स्टॉप कोडोन यहाँ पर आ जाता है तो ये प्रोसेस जो है समाप्त हो जाती है स्टॉप कोडोन की उपस्थिति के कारण, और फिर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में जो बन गई है वो यहाँ से रिलीज़ होकर अपने डिस्टेंट प्लेस तक चली जाती है। तो इस तरह से आपने देखा है कि 4 स्टेप के द्वारा कैसे जो है ये प्रक्रिया संपन्न होती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपके डाउट्स अगर हैं तो मुझे हमेशा उनका इंतज़ार रहता है कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूं और अधिक से अधिक छात्रों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर
स्टडीज़। बाय बाय।